नमस्कार दोस्तों। आज का ये पहला वीडियो है जिसमें हम लोग बीजगणित अलजेब्रा में हम लोग पढ़ेंगे बहुपद, जिसे हम लोग इंग्लिश में पॉलिनोमियल्स कहते हैं। बहुपद को जानने से पहले हम लोग जानते हैं कि चर राशियाँ क्या होती है, जिसे हम लोग वेरिएबल कहते हैं। चर को वेरिएबल कहा जाता है। तो चर राशियाँ जो होती है वैसी राशियाँ होती है चर वैसी राशियाँ चर वैसी राशियाँ होती है जिसका मान अनिश्चित होती है। अनिश्चित जिसका मान अनिश्चित होती है उन्हें चर राशियाँ कहते हैं, या उसे चर राशियाँ कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक्स, वाई, जेड आदि, ये सारी चर राशियाँ हैं। और इसका मान जो है अनिश्चित होता है। अनिश्चित मीन्स एक कांस्टेंट नहीं होता है, एक नियत नहीं होता है, बदलते रहता है। अर्थात वेरिएबल से अर्थ ये भी होता है कि जिसका मान वेरी करे, यानी बार बार चेंज हो, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, चर राशियाँ कहते हैं। जैसे x के लिए कुछ भी मान अगर आ सकता है, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, है ना। y के लिए भी उसी प्रकार से -2 हो, 0 हो, 1/2 हो, है ना। या फिर हम कह सकते हैं कि ये z के लिए भी उसी प्रकार से 7 हो, 8 हो। इस प्रकार से कुछ अलग अलग मान आए, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, चर राशियाँ कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं अचर राशियाँ क्या होती हैं। अचर राशियाँ, अचर राशियाँ अचर राशियाँ, इसे हम लोग इंग्लिश में कांस्टेंट कहते हैं। कांस्टेंट मान कहते हैं। इसे हम लोग परिभाषित किस प्रकार से करते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से जिस प्रकार से हम चर को किए, है ना। चर वैसी राशियाँ होती है ये जिसका मान अनिश्चित होती है, यानी बदलते रहता है। यहाँ भी उसी प्रकार से हम कह सकते हैं अचर वैसी राशियाँ होती है जिसका मान निश्चित होती है।
जिसका मान निश्चित होती है उसे अचर राशि या अचर राशियाँ कहते हैं। उसे अचर राशियाँ कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे 1 2 3 4 5 6 इस तरह से इन्फिनिटी तक इसका मान नियत रहता है। जैसे अगर कहा जाए कि एक कभी नहीं बदलेगा, एक तो एक ही रहेगा। चाहे आज हम लोग एक पढ़ रहे हैं, इससे पहले हम लोग बच्चा में भी एक ही पढ़े थे, है ना। और बच्चा में 2 पढ़े थे, अभी भी हम लोग 2 पढ़ रहे हैं, है ना। 3 बच्चा में पढ़े थे, अभी हम लोग 3 पढ़ रहे हैं। 4 5 इस प्रकार से ये क्या होता है, ये एक निश्चित होता है, नियत होते हैं। ये हम कभी नहीं बदलता है। इसे हम लोग क्या कहेंगे, अचर राशियाँ कहते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं अचर राशियाँ के बाद बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक बीजीय व्यंजक एल्जेब्रिकल एक्सप्रेशन। इसको हम लोग परिभाषित किस तरह से कर सकते हैं। चर और अचर राशियाँ, चर और अचर, चर और अचर राशियाँ, चर और अचर राशियाँ के मिलाने से जो बनता है उसे बीजीय व्यंजक कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहेंगे, बीजीय व्यंजक। फॉर एग्जाम्पल अगर कहा जाए तो जैसे 3 अचर राशि, इसमें अगर चर को जोड़ दिया जाए, या कोई अचर राशि है इसमें अगर कोई चर राशि है इसमें अगर अचर को घटा दिया जाए, या कोई अचर राशि है इसमें अगर चर राशि से गुना कर दिया जाए, कोई अचर राशि है इसमें अगर अचर राशि से भाग दिया जाए, या 4x जो चर और अचर दोनों है इसको अगर रूट में डाला जाए, ये सारी क्या है, व्यंजक। ये बीजीय व्यंजक, इसे हम लोग क्या कहेंगे, बीजीय व्यंजक कहेंगे। कुछ और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, जैसे रूट अंडर x माइनस 1, x बटा 2 माइनस x, 1/x माइनस x, या y माइनस x अंडर रूट x माइनस
3y, ये सारी क्या है, etc, ये सारी क्या है, ये बीजीय व्यंजक। अब हम लोग आते हैं पूर्ण संख्या की ओर। पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या, इसे हम लोग हॉल नंबर कहते हैं। हॉल नंबर कहते हैं। पूर्ण संख्या जो होती है, ये प्राकृत संख्या हम लोग पढ़े थे। प्राकृत संख्या के आगे शून्य को, या प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल करने से पूर्ण संख्या बन जाता है, हॉल नंबर बन जाता है। जैसे आप लोग जानते हैं कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से etc, कहाँ तक, अनंत तक जाते रहेगा। ये सारी क्या है, हॉल नंबर है, पूर्ण संख्या है। अर्थात अगर हम एक एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं कि अगर आपको 3/5 या 1/2 या फिर √5 है ना, ये सारी अगर हम पूछे कि ये कौन सी संख्या है, तो हम क्या कहेंगे कि ये पूर्ण संख्या नहीं होकर कोई अन्य संख्या है। अर्थात ये परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या है, अर्थात भिन्न भी है, और ये अपरिमेय संख्या है। ये सारी क्या है, ये पूर्ण संख्या नहीं है ना। और तो पूर्ण संख्या क्या होता है, बिल्कुल पूर्ण होता है, उसी पूर्ण संख्या, उसे हम लोग पूर्णांक कहते, पूर्ण कहते हैं। मतलब पूरा हो, उसी को हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं, ऐसा भी हम कह सकते हैं। अब हम लोग बहुपद की ओर आते हैं। बहुपद क्या होता है? बहुपद, बहुपद को हम लोग इंग्लिश में पॉलिनोमियल कहते हैं। पॉलिनोमियल कहते हैं। तो इसका परिभाषा जानने से पहले हम लोग इसका पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर परिभाषा को जानते हैं। अगर इसका एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल की बात अगर किया जाए, तो एग्जाम्पल इसका कैसा होता है, जैसे 3x, 2x, x⁻³ 9, 3x² -√2x है ना, etc, ये सारी क्या है, बहुपद है। कैसे जानेंगे बहुपद है? क्योंकि इस पे कुछ ना कुछ पावर है। अगर कुछ पावर अगर नहीं दिख रहा है, तो वहाँ पावर क्या है, 1 दिखता है, 1 दिखता है। यहाँ 3 पावर दिख रहा है, इसमें कुछ पावर नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि x पर पावर 0 हुआ होगा, या y पर पावर 0 हुआ होगा, और x पर पावर 0 इसका मान 1 होता है। या कोई भी संख्या, कोई संख्या पर पावर अगर 0 हो, इसका मान क्या होता है, 1 होता है। या कुछ भी हो जाए, उस पर अगर पावर 1 हो, इसका मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं, इस पर पावर 2 है और इस पर पावर क्या है, 1 है। ये सारा 1, 1, 3, 0, 2, 1, ये सारा क्या है, हॉल नंबर है, जिसको हम कह सकते हैं पूर्ण संख्या है। इसीलिए करके पूर्ण संख्या अगर है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। अन्यथा अगर पूर्ण संख्या कोई चर पे पावर नहीं होता है, तो हम क्या कहेंगे, वो बहुपद नहीं होगा। अब हम लोग परिभाषा की ओर चलेंगे। तो परिभाषा कैसा बन सकता है कि वैसी बीजीय व्यंजक, वैसी बीजीय व्यंजक, वैसी बीजीय व्यंजक जिसके चर
पर घात, डिग्री भी इसको बोल सकते हैं, पावर भी बोल सकते हैं, पावर, डिग्री, है ना। घात ये डिग्री या पावर कह सकते हैं। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या हो उसे बहुपद कहते हैं। बहुपद कहते हैं। अब हम लोग को परिभाषा हम लोग जान गए और उदाहरण से ही हम लोग परिभाषा को निकाल लिए। तो बहुपद का परिभाषा हम लोग जान गए, पूर्ण संख्या हम लोग पढ़ लिए, बीजीय व्यंजक पढ़ लिए, अचर संख्याएं पढ़ लिए और चर संख्याएं पढ़ लिए। ये सारी संख्याएं हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग चलेंगे कि ये जो बहुपद होता है इसको हम लोग किस प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे बहुपद को कितने प्रकार बांटा जा सकता, कितने प्रकारों में बांटा जा सकता है। तो बहुपद जो होता है ना, बहुपद को दो प्रकार से बांटा जा सकता है। बांटा जा सकता है। पहला हम कह सकते हैं पदों के आधार पर, पदों के आधार पर, पदों के आधार पर, और दूसरा घातों के आधार पर, घातों के आधार पर, पदों के आधार पर और घातों के आधार पर दो तरह से हम लोग बहुपद को डिवाइड करेंगे, है ना। हम लोग चलते हैं पदों के आधार पर किस प्रकार से बांटा जा सकता है। तो पहला हम लोग देखेंगे कि पदों के आधार पर अगर कहा जाए तो पहला हम लोग देखेंगे कि पदों के आधार पर पहला हम लोग शून्य पदी बहुपद, शून्य पदी बहुपद, शून्य पदी बहुपद, इसमें हम लोग देखेंगे शून्य पदी बहुपद में हम लोग देखेंगे कि वैसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या शून्य हो, वैसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या शून्य हो उसे हम क्या कहेंगे, शून्य पदी बहुपद कहेंगे। यानी इसमें कोई पद नहीं हो सकता है, कोई पद नहीं होगा तो हम कहेंगे कि वैसा बहुपद जिसमें वैसा बहुपद जिसमें वैसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या शून्य हो, शून्य या कोई नहीं कर सकता है हो उसे शून्य पदी बहुपद कहेंगे, शून्य पदी बहुपद कहते हैं, उसे हम शून्य पदी बहुपद कहेंगे। इसमें कोई पद नहीं हो सकता है, अर्थात शून्य कह सकते हैं, बस शून्य ही हो सकता है, या शून्य के साथ कोई अगर गुणा हो वो शून्य के साथ गुणांक हो, उसी को हम लोग कहेंगे शून्य पदी बहुपद, है ना। ये बहुपद है लेकिन शून्य के साथ गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, ये शून्य हो जाएगा, है ना। ये हो जाएगा क्या, शून्य बहुपद। दूसरा हम लोग देखेंगे एक पदी बहुपद, दूसरा हम लोग देखेंगे एक पदी बहुपद, एक पदी
बहुपद। एक पदी बहुपद। इसमें क्या होता है, पदों की संख्या एक होती है, ओनली फॉर एक होगा, उसे हम लोग एक पदी बहुपद कहेंगे। परिभाषा अगर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हैं, वैसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या एक हो उसे एक पदी बहुपद कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, फॉर एग्जाम्पल से हम अगर समझते हैं, ये एक ही पद हो, 9 लिख ले, है ना, 1000, चाहे कितनों बड़ा लिख लो, सिर्फ एक पद हो। 3x लिख लो, है ना, 4x⁴ लिख लो, ठीक है, √7x⁻9 लिख लो, है ना, यादी। ये सारी क्या है, एक पदी बहुपद है। ओनली फॉर एक पद होना चाहिए, और एक पद है इसमें, ये भी एक ही पद है, यहाँ से यहाँ तक ये एक पद है गुणांक में, लेकिन एक पद है, ये गुणांक में एक पद है, ये भी गुणांक में एक पद है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद, इसको भी उसी प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि वैसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या केवल 2 हो या 2 हो, उसे हम लोग द्विपदी बहुपद कहेंगे। इसमें सिर्फ 2 पद होगा, और 2 पद जो होगा वो इस प्रकार से, एग्जाम्पल से हम लोग समझ लेते हैं कि अगर x-1 या 3x - y, ये 2 पद है, 1 2 1 2, हमें पद बनाने वाला कौन है, तो हम कह सकते हैं माइनस है। यहाँ अगर हम इस तरह से लिखें तो प्लस हो गया, ऐसा लिख लिए तो ये क्या हो गया, प्लस हो गया। तो पदों को जोड़ने का काम कौन करता है, पदों को जोड़ने का काम, पदों को जोड़ने का काम प्लस या तो माइनस करता है। पदों को जोड़ने का काम माइनस या तो प्लस करता है। ये भी हम कह सकते हैं कि पदों के बीच संबंध माइनस ये प्लस का होता है। दूसरा तरह से इसे भी लिख सकते हैं कि पदों को संबंध बनाने का कार्य प्लस या माइनस करता है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये माइनस जो है, एक चर था दूसरा अचर था, दोनों को बंधन में जोड़ दिया, संबंध में जोड़ दिया, तो ये क्या बन गया, बहुपद बन गया। और कैसा बहुपद, चूँकि 2 पद है, एक चर दूसरा अचर है, तो 2 पद है, इसीलिए करके द्विपदी बहुपद कहें। फिर उसी प्रकार से 3x एक पद और ये y दूसरा पद, तो क्या हो जाएगा, ये 2 पद हो गया। फिर जाकर के 9 एक पद है और x जो है दूसरा पद, तो हो जाएगा क्या, द्विपदी हो गया। फिर उसी प्रकार से ये एक पद दूसरा पद, ये तो द्विपदी हो गया। और जोड़ने या कह सकते हैं संबंध बनाने या जोड़ने का काम, पदों को जोड़ने का काम प्लस या तो माइनस का होता है, माइनस या तो प्लस का होता है। उसके बाद हम लोग चलेंगे ओनली फॉर, इसमें द्विपदी होना चाहिए, सिर्फ 2 पद, चाहे पावर वाला भी हो जाए तो उससे मतलब नहीं, 4 पावर हो, लेकिन 2 पद होना चाहिए। हमेशा ये ध्यान देना कि 2 पद होना चाहिए। ये 2 पद नहीं है, हमेशा ध्यान देना, ये 2 पद नहीं है, ये एक ही पद है, ये गुणांक में है और ये एक पद है। और जुड़ने का काम हम यहाँ लिख दिए कि प्लस या तो माइनस करता है, संबंध को बनाने का। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 4th नंबर, त्रिपदी
त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद ये क्या होता है? त्रिपदी बहुपद वैसा बहुपद, त्रिपदी बहुपद वैसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या 3 हो, पदों की संख्या 3 हो उसे त्रिपदी बहुपद कहें। फॉर एग्जाम्पल, x पर पावर 2 माइनस 7x प्लस 1, x पर पावर कुछ हो या ना हो एक होगा y माइनस 1, x प्लस y माइनस 2xy या a प्लस b प्लस c, ये 3 पद हो गया है ना। जिसमें केवल 3 पद हो उसे हम क्या कहेंगे? त्रिघाती बहुपद कहें, सॉरी त्रिपदी बहुपद कहें, है ना। घात कुछ भी हो उससे हमको मतलब नहीं रखना है, घात कुछ भी हो उससे मतलब नहीं रखना है, हमें पद देखना है कि केगो पद है। जुड़ने का काम, संबंध बनाने का काम प्लस माइनस का होता है। 1 2 3 सारा में देख लो, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 सारा में क्या है? 3 पद है, इसीलिए त्रिपदी बहुपद कहें। अगला फोर्थ पदी बहुपद, इसको हम लोग चतुर्थ पदी भी कह सकते हैं। चतुर्थ पदी या इसी को हम कहते हैं द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद इसको कहते हैं। वैसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या 4 हो उसे चतुर्थपदी या फिर द्विपदी बहुपद कहें। फॉर एग्जाम्पल, x पर पावर 3 माइनस y पर पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर y प्लस 3xy का स्क्वायर, 4 पद है, 1 2 3 4। नेक्स्ट, x पर पावर 3 माइनस 3x माइनस 1 और माइनस y, 4 पद। उसी प्रकार से a पर पावर 3 माइनस या प्लस b पर पावर 3 प्लस c पर पावर 3 माइनस 3abc, इसमें पदों की संख्या क्या है? 3, 1 2 3 4 आप गिन सकते हैं। यह x पर पावर 2 माइनस y पर पावर 2 माइनस 2xy और माइनस x पर पावर 3, इसमें भी 4 पद है। किसी प्रकार से हो, सिर्फ 4 पद होना चाहिए, ये हो गया। और पावर कुछ भी हो वो पूर्णांक में होना चाहिए, ये हम क्या कहेंगे? बहुपद कहलाएगा। और ये हो गया क्या? 4 पदी अर्थात चतुर्थपदी बहुपद, या हम कह सकते हैं इसी को द्विपदी बहुपद। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, पदों के आधार पर हम लोग देख लिए कि शून्यपदी बहुपद, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी और चतुर्थपदी बहुपद। अब हम लोग देखेंगे घातों के आधार पर बहुपद को किस प्रकार से डिवाइड किया है, घातों के आधार पर। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि घातों के आधार पर, है ना, जो कि हम लोग देख चुके थे। घात को हम लोग डिग्री भी कहते हैं और पावर भी कह सकते हैं, है ना। घातों या के आधार पर, पहला हम लोग देखेंगे शून्यघाती बहुपद। शून्यघाती बहुपद जिसमें
घातों की संख्या शून्य हो या चरों पर पावर शून्य हो उसे हम लोग शून्य घाती बहुपद कहेंगे। परिभाषा इसका लिख लेते हैं। वैसा बहुपद जिसमें घातों की संख्या शून्य हो शून्य घाती बहुपद क्या है। शून्य घाती बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, जैसा कि फॉर एग्जाम्पल जैसे 3 9 1 √3। इस सारा में जो है ना घात क्या है, शून्य है। कैसे हम जानेंगे घात शून्य है? क्योंकि चर पे घात होता है। पावर किस पे होता है? चर पे होता है। यहाँ कोई चर है जो कि आपको दिख रहा होगा कि x पर पावर शून्य हो, और इसमें भी x पर पावर क्या है? शून्य है। इसमें भी x पर पावर क्या है? शून्य है। इसमें भी x पर पावर क्या है? शून्य है। ये जितना भी दिख रहा है ना, ये शून्य पावर है, शून्य पावर है। यही कहा कि शून्य घाती, यानी घात ये जो है ना क्या है? शून्य है। पावर क्या है? शून्य है। ये शून्य घात है, ये भी शून्य घात है। इसीलिए हम क्या कहेंगे? शून्य घाती बहुपद। आगे हम लोग देखेंगे एक घाती या रैखिक बहुपद, है ना। इसमें घातों की संख्या 1 होगा, उसी को हम लोग एक घाती या रैखिक बहुपद कहें। परिभाषा आप अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हैं कि वैसा बहुपद जिसमें घातों की संख्या अर्थात चर पर घात 1 हो उसे एक घाती बहुपद या रैखिक बहुपद कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें x + 1 या 3x या √5x 1/3 × x etc. ये सारी क्या है? एक घाती बहुपद है। इस पे पावर नहीं कुछ तो 1 है, इस पे पावर नहीं कुछ तो क्या है? 1 है। इस पे पावर नहीं कुछ तो क्या है? 1 है। इस पे पावर नहीं कुछ तो क्या है? 1 है। और हमेशा जो एक पावर जो होता है ना वो क्या होता है? छिपा होता है। हमेशा एक पावर क्या होता है? छिपा होता है। यानी अगर कहा जाए तो ये पावर चर पे जो भी पावर हो, चर मान पे जो भी पावर होता है वो वेरी करता है। वेरी मतलब जैसे 0 पावर हो सकता है, 1 पावर हो सकता है, फिर 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। ये पावर दिखाता है ना। तो हमें क्या अभी पता चला कि 1 पावर, तो 1 पावर मतलब 1 घाती, 2 पावर तो 2 घाती, 3 पावर तो 3 घाती हो जाएगा। तो हम लोग अभी देख रहे हैं कि एक घाती बहुपद, इसमें एक घाती बहुपद का रैखिक बहुपद का कुछ ये कह सकते हैं व्यापक रूप भी होता है। उसको भी हम लोग समझते चलते हैं यहाँ से कि ax + b = अगर शून्य हो जाए, ये ax + b = शून्य हो जाए तो इसे हम लोग कहेंगे रैखिक बहुपद। ये रैखिक बहुपद हो गया। बहुपद कब? जब ये सिर्फ ax + b हो तब इसे हम कहेंगे रैखिक बहुपद। लेकिन अगर अगर शून्य के बराबर हो जाए, ये अगर शून्य के बराबर हो जाए तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? इसे हम लोग कहेंगे समीकरण। इसे हम लोग क्या कहेंगे? समीकरण। ये रैखिक समीकरण, ये रैखिक समीकरण हो गया। और रैखिक समीकरण हमेशा शून्य के बराबर होता है।
या हम उदाहरण में कह सकते हैं तराजू ले सकते हैं। कोई तराजू में अगर इधर 2 केजी आलू है, उधर बटखरा है, तो दोनों अगर बराबर हो गया तो उसे हम क्या कहेंगे? समीकरण कहेंगे। तो रैखिक समीकरण का ये जो होता है इसको हम कहते हैं रैखिक समीकरण का क्या व्यापक रूप होता है। जैसे कि आप देख लिए कि रैखिक समीकरण है, ये रैखिक बहुपद है, ये रैखिक बहुपद है, रैखिक बहुपद है। तो उसी प्रकार से ये क्या है? रैखिक समीकरण का ये व्यापक रूप है। रैखिक समीकरण का ये व्यापक रूप है, व्यापक रूप है, जो कि अभी हम इसका जो व्यापक रूप है ये काम देगा। इसमें क्या होता है? रैखिक जो बहुपद होता है इसमें हम लोग शून्यक को निकालते हैं। शून्यक किसको कहा जाता है इसको पहले हम लोग समझते हैं। शून्यक, शून्यक जो होता है, जो पावर होता है, जो पावर होता है, पावर जिसे हम लोग घात कहते हैं, या अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे क्या, तो डिग्री भी बोले थे, डिग्री। इसे हम लोग क्या कहेंगे? शून्यक कहेंगे, है ना। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 है, तो ये एक्स पर कुछ पावर है, एक्स पर पावर क्या है? 1 है, तो ये क्या हो गया? ये शून्यक हो गया। और आपको ये देख के आश्चर्य लग रहा हो कि ए और बी क्या है, तो ए और बी है ना, ये अचर राशि है। ए बी क्या है? अचर पद कह लो या अचर राशि कह लो, ये अचर पद या अचर राशि है, अचर राशि। अब हमेशा ध्यान देना, अचर राशि 1 2 3 4 होता है ना, जीरो भी होता है, लेकिन ए जीरो कभी नहीं होना चाहिए। किसको? ए का मान कभी जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे जीरो हो जाएगा तो ये रैखिक बहुपद फिर नहीं कहलाएगा, या रैखिक समीकरण नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि जीरो जैसे ए के स्थान पर रखा जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, तो सिर्फ प्लस में क्या बी बच जाएगा, और बी जो है ना ये क्या हो जाएगा? फिर पद आ जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि एक पद आ गया, या उसको हम लोग शून्य पदी बहुपद फिर कहेंगे, है ना। इसीलिए करके ये जीरो नहीं आना चाहिए, ये अचर राशि है। अब इसमें हम शून्यक कैसे निकालेंगे? शून्यक निकालने का ये फार्मूला है, या हम कह सकते हैं कि ये ए एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी है। बी को हम अगर उस साइड कर दें, शून्य के उस साइड अगर किया जाए तो ये क्या निकल के आ जाएगा? बी। और ये भी बी प्लस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस। हमें एक्स का मान चाहिए, तो ये माइनस बी बाय क्या हो जाएगा? ए। माइनस बी बाय ए हो गया। इसको हम क्या कर सकते हैं? ये बी जो दिख रहा है, बी क्या है? इसमें अचर पद है। हमें कन्फर्म होना चाहिए कि ए क्या है ना। ए जो है ना एक्स का, ए जो है क्या है? एक्स का गुणांक है, एक्स का गुणांक है, और बी एक अचर पद है, अचर पद है ना। ये हमें आना चाहिए। ये क्या हो जाएगा? माइनस बी क्या है? अचर पद। तो ये माइनस पहले से अवेलेबल है, तो क्या हो जाएगा? ये अचर पद, और बटा में ए क्या है? एक्स का गुणांक। तो हम लिखेंगे एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक हो गया। अर्थात हमें क्या पता चला कि शून्यक अगर निकालना हो, है ना, तो शून्यक निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? माइनस, अगर रैखिक बहुपद में या रैखिक समीकरण का शून्यक निकालना हो तो माइनस अचर पद बटा क्या हो जाएगा? एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक। ये फार्मूला हो गया। हमेशा ध्यान देना, जितना भी पावर होता है ना, जितना पावर होता है उतना शून्यक होता है। अभी जस्ट हम लोग देखें कि यहाँ पावर कितना? 1 था, तो एक शून्यक निकला, एक ही शून्यक, एक ही मान निकल के आ गया। तो आगे भी हम लोग देखेंगे, इससे कन्फर्म हो जाएंगे कि जितना शून्यक उतना पावर होता है, क्या वो कन्फर्म हो जाएगा। अब आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। अगर चाहो तो इसका एग्जाम्पल एक देख लो, सबसे अच्छा एग्जाम्पल अगर लेते हैं। अगर कहे 3x - 1 इक्वल टू 0 का शून्यक निकालें, है ना। तो किस तरह से निकाल सकते हैं?
एक्चुअली में शून्यक होता क्या है ये भी कन्फर्म हो जाते हैं कि शून्यक वैसा मान होता है जो भी समीकरण या बहुपद होता है उसमें x के स्थान पे मान रखने पर उसका मान शून्य आ जाए, उसी को हम क्या कहेंगे, शून्यक कहेंगे। यानी एक्चुअली ये जो होता है ये 3x - 1 है, इतना बराबर शून्य है। ये -1 उस साइड चला जाएगा तो जाएगा 3x = 1, x = क्या हो जाएगा 1/3। ये निकल के आ गया x का मान। और इस मान को अगर हम जांच करते हैं कि 3x - 1 = 0 है, क्या 0 अगर आता है तो उसी को तो शून्यक कहते हैं। यही कहा रहा है, शून्यक निकालना, इसका मतलब शून्य के बराबर होना चाहिए। हाँ, तो ये जो है अगर x के स्थान पर x का मान पुट कर दिया जाए तो इस शून्यक निकल के आता है। कैसे? ये कट गया यानी कुछ तो एक में से एक जाएगा तो क्या हो जाएगा 0, ये भी 0, ये भी 0। हम कह सकते हैं कि 0 बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। इसी को हम क्या कहते हैं, शून्यक कहते हैं। यानी कोई भी बहुपद में अगर जो वैल्यू पुट किया जाए वो अगर शून्य के बराबर दे दे उसे हम क्या कहेंगे, शून्यक कहेंगे। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट 3 नंबर, द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद क्या होता है? वैसा बहुपद जिसपे घातों की संख्या 2 हो उसे हम द्विघाती बहुपद कहते हैं। और द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप जो होता है ये क्या होता है, ax² + bx + c = 0। ये होता है बहुपद, ये व्यापक रूप होता है, या हम कह सकते हैं बहुपद समीकरण का व्यापक रूप। जैसे 0 के बराबर हो गया तो समीकरण हो जाता है, इसको हम बहुपद का समीकरण का व्यापक रूप कहेंगे, है ना। तो हम कह सकते हैं कि जिस पर पावर 2 हो उसे हम क्या कहेंगे, द्विघाती समीकरण कहेंगे, या द्विघाती समीकरण कहेंगे जब 0 के बराबर है, या 0 के बराबर नहीं हो तो द्विघाती क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर 4x पर पावर 2 - 4x + 1 हो, या 2x पर पावर 2 + 4x + 2 हो, या फिर हम कह सकते हैं 3x पर पावर 2, है ना, और कुछ हो या न हो, ये क्या है, द्विघाती बहुपद है ना। व्यापक रूप जो है इससे हम लोग क्या जानना चाहते हैं, तो ये व्यापक रूप हमें ये दिखाता है कि जितना पावर होता है उतना शून्यक निकलता है, अर्थात उतना हल निकलता है, ये हम कहते हैं। तो यहाँ कोई भी समीकरण जैसे इसको उठा करके लिखते हैं, या कोई सवाल लेकर के देते हैं, कोई बहुपद जैसे मान के चलो px = ये x² + 4x + 4 हो = ये ऐसा हो, इसको हम क्या कहेंगे, अगर इसका हल कहे निकालने के लिए, अर्थात इसमें कहे कि शून्यकों की संख्या या हल निकालें, शून्यकों की संख्या कहे निकालने या शून्यक कहे निकालने, शून्यक ज्ञात करें, इतना में शून्यक ज्ञात करें, तो किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। तो शून्यक ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, इतना को शून्य के बराबर मान लेंगे। ये हो जाएगा x² प्लस जाएगा 4x प्लस जाएगा कितना 4, इसको हम शून्य मान लिए, है ना। इसको तोड़ेंगे तो तोड़ने के बाद हम लोग गुणनखंड हम लोग जानते हैं कि ये अचर पद और चर स्क्वायर का गुणांक का जो भी संख्या है उसको गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 4। और 4 का ऐसा टुकड़ा करो कि गुना करने पर इतना ही आवे और जुड़ने पर क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए, बीच की संख्या आ जाना चाहिए। तो इसको देखो, तो गुना करने पर 4 आ रहा है और दोनों को जोड़ने पर कितना 4 आ रहा है, तो इसको लिख सकते हैं 2x प्लस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इसमें कुछ कॉमन है, मतलब दो पार्ट में ये बट गया, और दो पार्ट में, अर्थात तो दो पार्ट में बटने के बाद कुछ चीज़ ऐसा है जो कि कॉमन आया, तो उसको हम कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन क्या दिखा, x, यहाँ भी x, जो मिनिमम
संख्या होता है जो मिनिमम दोनों में मैचिंग करता है उसी को हम बाहर निकालते हैं। तो x कॉमन, तो यहाँ बचा x प्लस क्या बचा 2। इसमें कुछ दिख रहा है तो प्लस में 2 दिखा तो x प्लस क्या बच जाएगा 2, है ना। अब ये 0 के बराबर हो रहा है, इसको 0 के बराबर हम कर रहे हैं। 0 इक्वल टू, ये दोनों समान है इसीलिए करके पुनः ये भी कॉमन आ जाएगा तो बच जाएगा x प्लस क्या बच जाएगा 2 बच जाएगा, है ना। अब ये जो वैल्यू निकल के आ गया है इसको हम इसको 0 के बराबर, इसको 0 के बराबर, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये नीचे आ जाएगा तो नीचे आ जाएगा, जैसे हर में आ जाता तो इसका मान 0 हो जाएगा तो ये बच जाएगा। फिर एक बार ये जब 0 नीचे आया था फिर ये एक बार 0 आएगा तो ये फिर 0 के बराबर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि x प्लस 2 इक्वल टू 0 और दूसरा x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू, माइनस है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, सॉरी प्लस है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा -2। ये भी उसी प्रकार से ये प्लस है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा -2। तो ये 2 मान निकल के आया x का, और 2 मान जो x का निकल के आया इसी को हम लोग क्या कहेंगे, इसी को हम लोग शून्यक कहते हैं। इसी को हम क्या कहें, शून्यक कहते हैं। और ये आगे चल के हम लोग देखेंगे ये शून्यक जो होता है 2 मान जो निकल के आया 2 पावर है तो उसको हम लोग अल्फ़ा और बीटा से सूचित करते हैं, है ना। तो आगे हम लोग जा कर के देखेंगे, आगे हम लोग देखेंगे त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद को परिभाषा हम लोग कैसे दे सकते हैं कि वैसा बहुपद जिसमें घातों की संख्या 3 हो उसे हम लोग त्रिघाती बहुपद कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल से हम लोग स्पष्ट हो जाता है कि जैसे 3x पर पावर क्या 3, घात 3 होना चाहिए, पद क्या हो उससे मतलब नहीं। फिर उसी प्रकार से 2x का पावर 3 प्लस हो जाएगा 7x माइनस हो जाएगा 1, ये 3 घात हो गया, उसी को हम लोग त्रिघाती बहुपद कहेंगे। 3 का मतलब होता है 3, घात का मतलब जब पता है पावर, इसका मतलब 3 होता है, और घात का मतलब होता है क्या, पावर कह लो, है ना, या डिग्री कह लो। और उसी प्रकार से हम कह सकते हैं √7 और बाहर में x पर पावर क्या 3, या इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं x पर पावर 3 माइनस y पर पावर 3, सॉरी y पर पावर 3 माइनस x पर पावर 3, है ना। ये क्या है, त्रिघाती बहुपद हो गया, है ना, इत्यादि ETC, है ना। इसका त्रिघाती बहुपद का भी व्यापक रूप होता है, त्रिघाती बहुपद का भी व्यापक रूप होता है। क्या होता है, x पर पावर 3 प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस क्या d, ये बहुपद का व्यापक रूप होता है। अगर इसी को अगर 0 के बराबर करेंगे तो ये त्रिघाती समीकरण का व्यापक रूप हो जाएगा, फिर ये बहुपद नहीं कहलाएगा, है ना। एग्जाम्पल हम लोग समझ लिए। अब इसी प्रकार से आगे हम लोग चाहे तो फोर्थ घाती, जिसको हम कह सकते हैं चतुर्थ घाती बहुपद क्या होता है वो भी हम लोग जान सकते हैं। उस पर पावर 4 होना चाहिए, है ना। फोर्थ घाती को हम लोग द्विघाती बहुपद भी कहते हैं, है ना, और फिफ्थ घाती भी कह सकते हैं, है ना। तो हमें सिर्फ त्रिघाती तक ही सीमित है, यहीं तक हम मेरे सिलेबस में है तो यहीं तक हम लोग पढ़ेंगे, है ना। उसके बाद हम लोग आगे हम लोग देखते हैं कि बहुपदों के शून्याङ्कों और गुणांकों के बीच संबंध, है ना। शून्यक गुणांकों के बीच संबंध को हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो पहला है रैखिक, हालांकि हम लोग पढ़ चुके हैं लेकिन पुनः हम लोग देखेंगे रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद में हम लोग शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध को जानेंगे। इसमें सबसे पहले ये जानेंगे कि इस रैखिक बहुपद होता क्या है। तो हम कह सकते हैं कि px इक्वल टू क्या होता है, ax प्लस क्या b, हम लोग जान चुके थे ये होता है। इसमें अगर px को अगर शून्य कह दे या शून्य के बराबर कर लें तो ये हो जाएगा ax प्लस b इक्वल टू 0। इसमें हमें x का मान निकाले थे -b बाय क्या आया था a, और ये भी हम लोग कहे थे इसमें कि इसको हम कहे थे अचर पद जो कि लिखे थे माइनस अचर पद बटा या अपॉन x का गुणांक, ये हम लोग जान चुके थे। एक एग्जाम्पल से भी हम लोग समझ गए थे, है ना।
हम चाहते तो एग्जाम्पल हम पुनः फिर ले सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि 2x माइनस थ्री अगर हो और ये px इक्वल टू 2x माइनस 3 हो, ये वेरिएबल पे डिपेंड करता है। यहाँ वेरिएबल अगर x तो यहाँ x रहेगा, अगर y तो y रहेगा, है ना। इस प्रकार से इसको अगर शून्य के बराबर हम करेंगे तो ये 2x माइनस हो जाएगा 3, है ना। चूँकि शून्य निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 और ये हो जाएगा x इक्वल टू 3/4 हो गया। इस प्रकार से हम बिना फार्मूला का निकाले, अगर डायरेक्ट फार्मूला बिना फार्मूला का निकाले, फार्मूला से अगर निकालते, अगर सूत्र से निकालते शून्यक तो किस तरह से निकाल सकते हैं। तो शून्यक बराबर जस्ट अभी पढ़े हैं, शून्यक इक्वल टू क्या पढ़े थे कि माइनस अचर पद बटा x का गुणांक, तो अचर पद इसमें ढूंढना होगा कि अचर पद क्या होता है। सबसे पहले ये, तो ये जो है ना, जिसमें अकेला दिखे उसमें अगर चर नहीं दिखे उसे हम अचर पद कहते हैं। इसमें चर नहीं है इसे लेकर क्या है, अचर पद है। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, इसे हम कह सकते हैं कि -3 है तो -3 लिखेंगे, लेकिन सूत्र में पहले से अवेलेबल माइनस है तो माइनस ये बाहर आ जाएगा। और x का गुणांक क्या है, 2, तो हम 2 लिख लेंगे। अब इसको माइनस माइनस ये गुना, चूँकि ब्रैकेट का मतलब ये गुना होता है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, गुना, तो ये हो जाएगा क्या, प्लस 3/2। इसी को हम लिख सकते हैं 3/2। ये शून्यक निकल के आ गया, अर्थात हम कह सकते हैं कि x का मान निकल के आ गया। ये आंसर। आगे हम लोग जानेंगे कि द्विघाती बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। द्विघाती बहुपद के बीच शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध हम लोग देखेंगे। द्विघाती बहुपद में हम लोग जानेंगे कि द्विघाती बहुपद में शून्यकों और गुणांकों के बीच कैसा संबंध है। तो कोई एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। अगर px इक्वल टू 5x² माइनस 32x प्लस अगर 12 हो, है ना, इसको अगर हम px को अगर शून्य माना जाए तो क्या हो जाएगा, ये 0 इक्वल टू 5x² माइनस 32x माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 12। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 5x² माइनस 32x प्लस हो जाएगा 12 इक्वल टू 0। ये पूरा पार्ट को उठा करके 0 के स्थान पे और 0 को उठा करके इस स्थान पे, इसके स्थान पे रख दिया गया, तो कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसमें हमें क्या करेंगे, ये जो हम बोले थे कि अगर चर स्क्वायर का गुणांक और अचर पद दोनों को आपस में गुणा किया जाता है और गुणा करने पर ये पाया जाता है कि उसका टुकड़ा ऐसा टुकड़ा हो कि बीच वाला मान जो है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं 32, ये जोड़ने पर या घटाने पर आवे और पुनः उस संख्या को, जिस संख्या को हम तोड़े थे 2 भाग, और वही 2 संख्या को गुना करें तो जितना आया था उतना आना चाहिए। जैसा कि आप देखेंगे अभी कि ये अगर हमें 5 है और क्या है 12 है, ये 5 और ये 12, ये 5 और ये 12, ये दोनों को अगर गुना हम किए तो इस तरह से लिख सकते हैं। हमें इसको गुना करके तोड़े, या हम कह सकते हैं कि 5 अवभाज्य में टूटा हुआ है, इसको भी अवभाज्य में तोड़ देते हैं, या हम कह सकते हैं कि ये 3 गुना 2 हो सकता है, 3 गुना 2 गुना 2 हो सकता है। अब ये 5 गुना, इसको इस 5 यहाँ लिख सकते हैं, तो ये 5 गुना 3 गुना 2 गुना 2, इसको सारा गुना करेगा तो ये 12×5 60 हुआ है। इसे भी गुना करेंगे तो 12×5 60 देगा। लेकिन इसको ऐसा टुकड़ा बनाना है कि 2 ही टुकड़ा आना चाहिए और जुड़ने पर कितना आना चाहिए, 32 आना चाहिए। तो हमें कह सकते हैं कि अगर इस सारा को अगर हम गुना करते हैं तो क्या हो जाता है, दुक्का को पढ़ेंगे तो 4 होता है, चरका को पढ़ते हैं तो कितना होता है, चरका अगर पढ़ते हैं तो 4 तिया 12, 12 5 हो जाता है, कितना 17 होता है, 12 5 जोड़ते हैं 17 होता है ना। दूसरा रोल अपनाओ, अगर हम कहें कि 5 तिया 15 और 15 दूना 30, 5 तिया 15 और 15 दूना 30, ये तीनों को गुना किए, 5 तिया 15 और गुना 2 तो 30 गुना 2
गुना करेंगे तो 60, और 30 प्लस 2 अगर करते हैं तो देखो 32 भी आता है। तो हम कह सकते हैं कि ये रूल को पालन कर गया, और इस रूल पे हम इसे तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ेंगे? इसको 32 को ऐसा लिखा जा सकता है कि 30 प्लस 2, ये माइनस था तो माइनस लिखे, x बाहर में कर दिए, 32 को ओनली 4 लिखे, 30 प्लस 2 प्लस हो जाएगा क्या 12 इक्वल टू 0। ये 5x स्क्वायर माइनस माइनस से जब गुना होगा, यहाँ प्लस है और प्लस और माइनस हम जानते हैं कि प्लस गुना माइनस करते हैं तो क्या होता है माइनस होता है, और माइनस गुना प्लस करते हैं तो क्या होता है माइनस होता है, और प्लस गुना प्लस करते हैं तो क्या होता है प्लस होता है, और माइनस गुना माइनस करते हैं तो क्या होता है प्लस होता है। ये आपको रूल मालूम होना चाहिए, है ना, ये होता है। अब ये जो वही हम किए, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, सॉरी यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, तो गुना हुआ तो माइनस हो गया, और x से भी गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 30x, ये माइनस और प्लस गुना होता है तो माइनस होता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि माइनस और प्लस तो माइनस होता है, और 2 गुना x तो क्या हो जाएगा 2x, प्लस में कितना 12 है तो 12 इक्वल टू 0 तो 0। इसमें से कुछ आपको 4 पार्ट में बट गया। पहले हम लोग 3 पार्ट में इसको 3 पार्ट में देखे थे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये 3 पार्ट में था, ये 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। तो 4 पार्ट में डिवाइड हो गया तो ये दो दो पार्ट में साझेदारी करवा देते हैं, दो पार्ट को ये कर लेते हैं कि दो पार्ट में तुम लोग हो जाओ। और ऐसा होने से इसमें कुछ चीज़ ऐसा मिलता है कि कॉमन, जिसको हम कह सकते हैं उभयनिष्ठ। यहाँ 5, यहाँ भी 5 होगा, चूँकि 5 और कुछ गुणांक हो करके ये 30 हुआ होगा। x है, यहाँ x है, तो हम कह सकते हैं कि 5 और साथ में x है तो ये कॉमन आ गया, 5x कॉमन आ गया, बच गया क्या यहाँ x बच जाएगा, और माइनस में क्या 6 बच जाएगा। चूँकि इसको गुना करके आप चेक कर सकते हैं, पुनः इतना आना चाहिए। इसमें क्या कॉमन दिख रहा है तो माइनस, अगर हम कॉमन, चूँकि मेरा मजबूरी है कि माइनस हम कॉमन लेंगे, चूँकि यहाँ प्लस तो है नहीं, प्लस हम ले नहीं सकते हैं, इसीलिए करके माइनस कॉमन लिए तो बच जाएगा कि यहाँ x और माइनस हो जाएगा कितना 6। अब माइनस क्यों हुआ? चूँकि माइनस कॉमन लेने के बाद प्लस जो होता है वो क्या हो जाता है, प्लस जो रहेगा तो वो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और यहाँ अगर माइनस रहता तो वो क्या हो जाता प्लस हो जाता। अब ये दोनों समान है तो ये कॉमन आ जाएगा, x माइनस 6, और ये बच जाएगा x 5x माइनस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि अगर ये ऐसा आ गया तो हम कहेंगे कि x माइनस 6, इसको एक बार 0 करेंगे 0 के बराबर, और ये भी 5x माइनस 2 को भी 0 के बराबर करेंगे। तो यहाँ हमें x का मान निकल के आ गया 6, और x का मान निकल के आ जाएगा क्या, ये 2 उस साइड चला जाएगा, और जो गुणांक में रहता है वो कहाँ चलता है भाग में। तो एक मान आ गया 6, दूसरा मान क्या आ गया 2/5, और इसी को हम क्या कहेंगे, इसी को हम लोग शून्यक भी कहते हैं। ये जो मान निकल के आया ये शून्यक हो गया, अर्थात हम कहें शून्यक क्या हो गया, एक 6 हो गया, दूसरा क्या हो गया 2/5 हो गया, ये शून्यक निकल के आ गया। हम ये भी लिख सकते हैं कि 5x स्क्वायर माइनस 32x प्लस 12 का शून्यक 6 और 2/5 निकला, ये कह सकते हैं, ये शून्यक निकल के आ गया। अब अगर हमें शून्यकों के बीच अगर कुछ संबंध को निकालते हैं, हमें कहा शून्यकों के बीच संबंध को स्थापित करना है, तो हम कहें कि अगर शून्यकों के बीच शून्यकों का योगफल या योग कर लो, योग अगर निकालते हैं तो शून्यक जो निकल के आया है क्या निकला 6, और दूसरा क्या निकला 2/5। इसका अगर दोनों का एलसीएम लिया जाए 1 और 5 का तो 5 एलसीएम होगा, और ये हो जाएगा 6 पंचे 30, और प्लस ये क्या हो जाएगा 2, तो ये निकल के आ जाएगा 32/5, ये योग निकल के आ गया। अब उसी प्रकार से और अगर शून्यकों का गुणनफल अगर निकालें, शून्यकों के गुणनफल अगर निकालते हैं तो ये जाएगा 6 गुना 2/5, तो ये जाएगा कितना 12 कितना हो जाएगा 5। तो ये निकल के आ गया शून्यकों के बीच ये योगफल, और हम क्या जाने गुणनफल, ये दोनों निकल के आ गया।
अर्थात सवाल से स्पष्ट होता है कि ये 5x² माइनस 32x प्लस 12 ये सवाल है। और इस सवाल से स्पष्ट होता है कि पाँच जो दिख रहा है ना, ये 5 जो है x² का क्या है, x² का क्या है, गुणांक है, गुणांक है। और उसी प्रकार से -32 जो दिख रहा है, -32 जो दिख रहा है ये x का क्या है, गुणांक है, x का गुणांक है। और 12 जो दिख रहा है प्लस में ये कह सकते हैं, ये नहीं भी कहेगा तो चलेगा, ये क्या है, अचर पद है। 12 इक्वल टू क्या है, अचर पद। या इसी को हम ये भी कह सकते हैं कि x पर पावर 0 का क्या है, गुणांक। चूँकि हम जानते हैं कि x पर पावर 0 इक्वल टू क्या, 1 होता है। और 1 का गुणांक हम कह सकते हैं कि इसमें 1 का गुणांक है, 12 1 का क्या है, गुणांक है, कह सकते हैं, है ना। तो ये स्पष्ट होता है कि इस स्थिति में देख करके स्पष्ट होता है कि शून्यकों का योगफल, शून्यकों का, इस स्थिति को देखकर हम कह सकते हैं शून्यकों का योग को हम क्या लिखेंगे, शून्यकों का योग को लिखकर कह सकते हैं कि -x का क्या, गुणांक बटा x² का गुणांक, x² का गुणांक। चूँकि 5 क्या है, x² का गुणांक है, और 32 क्या है, -x का गुणांक है। ये हो गया। फिर दूसरा उसी तरह से हम कह सकते हैं कि अगर शून्यकों के बीच ये शून्यकों का गुणनफल अगर पूछा जाए तो क्या कहेंगे कि ये 12 जो दिख रहा है हम कह सकते हैं कि अचर पद और नीचे में 5 है, यानी x² का गुणांक है, x² का गुणांक है, ऐसा है ना। ये हम लोग जाने।